मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय वीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटी का वैधानिक ढांचे के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और जीएसटी हेतु वैधानिक ढांचा जो होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, वो क्या है, उनकी अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में, उनके रूल्स के बारे में, इनके बारे में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी हेतु वैधानिक ढांचा, संविधान में आवश्यक संशोधन के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर हेतु समुचित विधान की रचना की गई। कानून निर्माताओं ने इस हेतु प्रमुख रूप से 4 अधिनियम, नियम, अनुसूचियां, फॉर्म्स आदि की सृजना की, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है सीजीएसटी, जिसके अंतर्गत सीजीएसटी अधिनियम 2017, सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूचियां। तीसरा सीजीएसटी नियम 2017 और चौथा है सीजीएसटी हेतु विभिन्न फॉर्म्स। दूसरा इसके अंदर है आईजीएसटी। आईजीएसटी में भी जो आईजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी नियम 2017। इसके बाद यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 लागू हुआ। और उसके बाद जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के लिए जो अधिनियम था 2017, वो और उसकी अनुसूचियां। उसके साथ साथ जीएसटी राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रभार नियम बनाए गए, वो भी 2017 के रूप से। इसके बाद केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम, द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स क्या हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। हमने जो उपरोक्त सभी विधानों के संबंध में विस्तृत प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम 2017 एवं सीजीएसटी नियम 2017 में दिए गए हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही प्रत्येक राज्य अपने राज्य में राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी एक्ट एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम एसजीएसटी रूल्स बनाएगा। जिस प्रकार से आयकर अधिनियम एवं आयकर नियम अलग अलग बनाए गए हैं, उसी प्रकार से सीजीएसटी अधिनियम एवं नियम अलग अलग बनाए गए हैं। अधिनियम में मुख्य प्रावधान होते हैं और नियम में उनकी अनुपालना संबंधी प्रावधान, कर की दरें, विभिन्न प्रयोग में आने वाले फॉर्म्स आदि दिए होते हैं। अधिनियम में परिवर्तन हेतु संसद में प्रस्ताव लाना आवश्यक होता है, जबकि सरकार अपने स्तर पर नियमों को बदल सकती है। अर्थात अधिनियम की अपेक्षा नियमों में बदलाव करना सरल है, इसलिए जनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रावधान नियमों में होते हैं। पहला जो अधिनियम है सीजीएसटी अधिनियम, जो 2017 के सभी प्रावधानों को भली भांति समझने की दृष्टि से पूरे अधिनियम के प्रावधानों को 21 अध्यायों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय में अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं, जिन्हें विभिन्न धाराओं या उपधाराओं में परंतु के साथ वर्णित किया है। और इस अधिनियम में कुल 174 धाराएं हैं। दूसरा इसके अंतर्गत अनुसूचियां। चूंकि वस्तु या सेवा कर का आधार ही जो है कि वस्तु और सेवा कर का आधार ही पूर्ति है, इन सभी अध्यायों के पश्चात इस अधिनियम की पूर्ति की व्याख्या हेतु 3 अनुसूचियां जो शेड्यूल से वो दी गई हैं, अर्थात सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पहली अनुसूची है जिसमें सम्मिलित होता है कि वे क्रियाकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाएगा, चाहे इनमें कोई भी प्रतिफल हो या न हो। दूसरी अनुसूची
वे क्रियाकलाप जिन्हें माल अथवा सेवा की पूर्ति माना जाएगा। और तीसरी अनुसूची है कि वे क्रियाकलाप अथवा लेन देन जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा और न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा। इसलिए इस प्रकार से CGST अधिनियम की अनुसूचियां जो हमने पढ़ी, अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। अब हम CGST के नियम, CGST अधिनियम की तरह ही CGST नियमों को 19 अध्यायों में समझाया गया है और प्रत्येक अध्याय में संबंधित नियम व उपनियम हैं और कुल 138 नियम हैं इसके अंदर। अब हम CGST अधिनियम एवं नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें क्या होगा कि जैसा हमने पूर्व में बताया है कि अधिनियम के 21 अध्याय हैं, परंतु नियमों में 19 ही अध्याय हैं। उसमें से जो असिस्मेंट एवं ऑडिट को अधिनियम में क्रमशः अध्याय जो आगे 12 और 13 में अलग अलग वर्णन किया है, जबकि नियमों में दोनों को एक साथ नियम 11 में वर्णित किया है। अतः अधिनियम के 3 अध्याय क्रमशः एडमिनिस्ट्रेशंस, लायबिलिटीज टू पे इन ए क्रिटेन केसेज चैप्टर जो 16 में है और मिसलेनियस चैप्टर 21 में है। अतः कोई भी अध्याय नियमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार से अधिनियम की तुलना में नियमों की संख्या 4 कम होनी चाहिए थी। परंतु नियमों के 2 अध्याय ऑडिट जो है, प्रोफोर्डिंग और ई वे रूल्स ऐसे भी सम्मिलित हैं जिनके संबंध नियम में कोई भी अध्याय नहीं है। इस प्रकार से अधिनियम में 21 अध्यायों की तुलना में जो नियमों की संख्या है वो 19 ही है, 19 अध्याय हैं उसमें। इसके अतिरिक्त CGST अधिनियम की 3 अनुसूचियां दी गई हैं, जबकि CGST नियमों की कोई अनुसूची नहीं है, बल्कि वहाँ विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स के प्रारूप दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने अधिनियम और नियमों को विभिन्न अध्यायों में अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो चौथी बात है CGST नियमों में वर्णित फॉर्म्स कौन से हैं वो फॉर्म। CGST के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना में बहुत प्रकार के आवेदन समय समय पर देने होते हैं। CGST में इन सभी आवेदनों में एक रूपता रखने एवं व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से इन सभी आवेदनों के प्रारूप निर्धारित कर दिए गए हैं। यदि फार्म के लिए एक पृथक कोड संख्या निर्धारित कर दी है जिससे इनकी पहचान सरलता से हो सके, ऐसे कुल 149 फॉर्म्स नियमों में दिए गए हैं जिनका ब्यौरा हम अलग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे फॉर्म कोड हमारा है, जिस तरह से कंपनसेशन स्कीम का है GST CMP 1 to 7, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 to 30, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए GST ITC है जो 1 to 4, इनरोलमेंट के लिए GST ENR है 01, टैक्स रिटर्न एंड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए GST R0 1 to 11। इसी प्रकार फॉर्म फॉर टैक्स GST 1 to 5, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स हैं वो GST PMT 1 to 07, टैक्स रिफंड है वो GST RFD 1 to 11, प्रोविजनल असिस्मेंट है वो GST ASMT 1 to 18, ऑडिट है वो GST ADT 1 to 4, एडवांस रूलिंग है वो GST ARA 1 to 3, अपील है GST APL 1 to 8 और ट्रांसनेशनल ITC स्टॉक GST TRN 1 to 2, इंस्पेक्शन फोर्स स्कीम है या रिसर्चेज हैं उनके लिए GST INC 1 to 5, शो केसेस नोटिस, शो केस नोटिस GST DRC 1 to 25 और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से जितने भी हैं उसमें GST CPD 1 to 2। टोटल जो फॉर्मों की संख्या हमने बताई थी 149। अब हम
एकीकृत माल व सेवा अधिनियम 2017 की बात करें तो इसमें क्या है, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017, एकीकृत माल एवं सेवा अधिनियम 2017 क्या है, इसका अध्ययन करें। जीएसटी लागू होने से पूर्व केंद्र सरकार संविधान के आर्टिकल 269 के अनुसार यदि दो अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों के मध्य माल का क्रय विक्रय होता था तो केंद्र सरकार केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगाती थी। यद्यपि इसका संग्रहण उपयोग राज्यों के द्वारा किया जाता था, परंतु इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि इसमें कर की जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी और इसके अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर एवं राज्य के मूल्य वृद्धि कर वैल्यू एडेड टैक्स जो वेट के दरों में महत्वपूर्ण अंतर था, जिसका व्यापारीगण वैध एवं अवैध तरीके से लाभ उठाते थे। और यदि कोई व्यक्ति माल व सेवा दोनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री करता था तो उसे सीएसटी के अलावा सेवा कर और देना पड़ता था। अतः ऐसी परिस्थिति में केंद्र के एक नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस हो रही थी। एकीकृत माल एवं सेवा अधिनियम माल एवं अथवा सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति करने पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। इस नियम के पूर्व में व्यापारी द्वारा लगाए गए कर की जमा आगे वाले व्यापारी को मिलेगी, जिससे वस्तु की लागत कम आएगी, मुद्रा प्रसार अथवा महंगाई पर नियंत्रण होगा एवं देश का विकास होगा। और उसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला इसका उद्देश्य है कि मानव उपयोग में आने वाले अल्कोहल के अतिरिक्त सभी माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर कर लगाना, परंतु परिषद के निर्णय के अनुसार ये कर की दर 40% नहीं होगी। दूसरे देश से माल व सेवाओं की पूर्ति प्राप्त करने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी के अतिरिक्त आईजीएसटी लगाना। दूसरे राज्य से प्राप्त सेवाओं के विपरीत कर रिवाइज चार्जेज के रूप में आईजीएसटी लगाना। चौथा है सरकार को अधिकार देना कि वह परिषद की सिफारिश पर कुछ विशेष माल और अथवा सेवाओं का अधिक घोषणा अथवा विशेष आदेश द्वारा कर मुक्ति प्रदान कर सकती है। पांचवा है अधिनियम के आवश्यक प्रावधान बनाना, जिससे कि यह तय हो सके कि कब कोई माल या सेवा की पूर्ति राज्य के भीतर मानी जाएगी या अंतर्राज्यीय मानी जाएगी। छठा है माल या सेवा की पूर्ति का स्थान निर्धारित करने हेतु विस्तृत प्रावधान बनाना। सातवां यदि कोई पूर्तिकर्ता कोई सूचना ऑनलाइन प्राप्त करना चाहता है या सूचना बैंक से संपर्क करता है, बार बार सूचनाएं प्राप्त करता है, तो ऐसी सुविधा पर लगने वाले कर का निर्धारण करना। और आठवां है भारत छोड़कर जाने वाले पर्यटकों जो टूरिस्ट्स हैं कि बेचे गए माल पर लगे कर की वापसी के लिए प्रावधान करना। नौवां है केंद्र सरकार, राज्य सरकार व संघ क्षेत्र के मध्य कर जमा व संग्रहित कर के बंटवारे के संबंध में प्रावधान करना। और 10वां है अंतिम कि ये व्यवस्था करना कि सीजीएसटी के कुछ प्रावधान आईजीएसटी पर भी लागू होंगे, साथ ही आईजीएसटी के कुछ प्रावधान सीजीएसटी पर भी लागू होंगे। इस प्रकार से अतः आईजीएसटी अधिनियम के वैधानिक ढांचे के बारे में एक छोटा सा अधिनियम है जिसमें कुल 9 अध्याय हैं और उनमें कुल 25 धाराएं हैं। इस प्रकार से इसका है। अब हम संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017। सीजीएसटी के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में माल व सेवा की पूर्ति करने लगाने के उद्देश्य से अपने राज्य हेतु माल व सेवा कर अधिनियम एसजीएसटी बनाने होते हैं, परंतु भारत में अनेक राज्यों के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश व संघ क्षेत्र हैं जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अतः उन्हें के लिए केंद्र सरकार ने यह अधिनियम बनाया है। जिस प्रकार के किसी पूर्ति पर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी दोनों लगते हैं, वैसे ही किसी पूर्ति पर सीजीएसटी एवं यूटीजीएसटी दोनों लगते हैं, परंतु किसी भी दशा में किसी पूर्ति पर एसजीएसटी एवं यूटीजीएसटी एक साथ नहीं लग सकते, क्योंकि दोनों का दर्जा राज्य के कर के समान है। अतः माल के आयात पर
एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST लगता है। अब यदि किसी राज्य में माल का आयात हुआ हो तो IGST बराबर CGST प्लस SGST होगा, परंतु यदि संघ क्षेत्र में माल का आयात हुआ हो तो IGST बराबर CGST प्लस UTGST होगा। इस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र में माल और सेवा कर अधिनियम 2017 का हमने अध्ययन किया। संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा अधिनियम का ढांचा जो एक छोटा सा अधिनियम है जिसमें 9 अध्याय और 26 धाराएं हैं, अतः संघ राज्य क्षेत्र में GST के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्र में GST की विभिन्न अध्याय और धाराएं हैं। लास्ट है वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य स्थान पर आधारित कर है और इसे लागू करने पर उन राज्यों को बहुत हानि होने वाली थी जो वस्तु का उत्पादन तो कर रहे हैं पर उनका उपभोग अन्य राज्यों में हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया जिसे कि उन राज्यों की क्षतिपूर्ति की जा सके जो वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से हानि की स्थिति में आ जाएंगे। संविधान 101 जो संशोधन 2016 की धारा 18 में ये प्रावधान किया गया कि हानि में रहने वाले राज्यों को केंद्र सरकार 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति करेगी। माल एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के उद्देश्य जो हैं उनमें प्रमुख रूप से राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्ष 2015-16 का आधार वर्ष मानकर राज्यों को ही हानि की गणना की जाएगी। जिन राज्यों के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति की जानी है उसके लिए उन सभी करों से प्राप्त राजस्व को ध्यान में रखना होगा जो कि GST के आने के साथ समाप्त हो गए हैं, अर्थात उन सभी कर अधिनियम से राजस्व की हानि को ध्यान में रखेंगे जो GST में समाहित हो चुके हैं। अतः राज्य की राजस्व हानि के विवरण का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। तीसरा, पुराने करों से प्राप्त राजस्व में 14% मानते हुए किसी वर्ष का राजस्व का अनुमान लगाया जाएगा। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 269 में वर्णित 11 राज्यों के लिए आधार वर्ष 2015-16 के राजस्व की गणना करते समय इन राज्यों ने जो जनहित में कर मुक्ति प्रदान की थी उसे राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा। और पांचवा है, यदि राज्यों को राजस्व संगठित निधि में हस्तांतरित न करने के मंडी अथवा नगर परिषद दे दिया था तो वह राजस्व भी सम्मिलित किया जाएगा, बशर्त कि यह राजस्व संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची की पृष्ठियाँ 52, 54, 55 और 62 द्वारा अधिगत हो। और छठा इसमें है कि केंद्र राज्यों को 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आवश्यक राजस्व व्यवस्था करने के लिए परिषद की सिफारिश के अनुसार GST पर प्रभार जो शेष लगाएगी। और सातवां है, सरकार प्राप्त प्रभार को इकट्ठा रखने के लिए हेतु अपने पब्लिक अकाउंट में एक GST क्षतिपूर्ति निधि का सृजन करेगी जिसमें वित्त वर्ष के बाद जमा राशि समाप्त लेप्स नहीं होगी और राज्यों को क्षतिपूर्ति निधि की जाएगी। आठवां, इसमें 5 वर्ष की समाप्ति पश्चात इस निधि का शेष राज्य केंद्र व राज्य सरकारों मध्य बराबर बांट दिया जाएगा। और इस तरह से हम ये कहें कि वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम का ढांचा ये एक छोटा सा अधिनियम है जिसमें केवल 14 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। धाराओं को अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है। दूसरा, वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति नियम जो बात है वो 2017, इस नियम में केवल एक प्रश्न में 2 नियम बनाए गए हैं और नियमों के आधार पर ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस प्रकार से हमने GST का वैधानिक ढांचे का विस्तार से अध्ययन किया है वीडियो के माध्यम से। अब हम आगे नए टॉपिक का आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।